दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे भारत वर्ष की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के लिए संग्राम शुरू हो गया है। जी हां, सोमवार को ममता बनर्जी ने अपने चुनावी क्षेत्र नंदीग्राम में व्हील चेयर पर रोड शो किया। जी हां, वह इसी महीने एक कथित हमले में घायल हो गई थी। जी हां, नंदीग्राम इस चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है क्योंकि यहां से पहली बार राज्य का सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। जी हां, वही बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी उम्मीदवार हैं जो कि कभी ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे। जी हां, दूसरे चरण का चुनाव 1 अप्रैल को होना है। ममता बनर्जी के रोड शो में हजारों लोग इकट्ठा हुआ। ममता बनर्जी ने सोमवार को खुदीराम मोड़ से नंदीग्राम के ब्लॉक 2 में ठाकुर चौक तक रोड शो किया। उसके बाद ममता बनर्जी सभाओं को संबोधित किया। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी है कि बीजेपी ममता बनर्जी को नंदीग्राम में 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएगी। वहीं मंगलवार को यानी कि आज गृह मंत्री अमित शाह भी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के लिए बड़ा रोड शो करेगी। जी इतना ही नहीं, बॉलीवुड अभिनेता और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती भी नंदीग्राम में रोड शो कर सकते हैं। दोस्तों दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, दुनिया भर में कोरोना के नए केस मामले में भारत एक बार फिर से नंबर पर पहुंच गया है। जी हां, नंबर 1 पर पहुंच गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 68,020 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर दुनिया भर के कोरोना के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो फिर दुनिया भर में पिछले एक दिन में करीब 4,86,724 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद भारत में कोरोना की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। दोस्तों आंदोलन के बीच किसानों ने होली मनाई है। कृषि कानूनों की कई जगह प्रतियां फूकी गई। जी तंबुआ पर आंदोलनकारियों द्वारा गुब्बारे भी लगाए गए थे। किसान यूनियन की एकता कृषि कानूनों की प्रतियों को होलियों में जलाकर राख कर दिया। संयुक्त मोर्चा की ओर से होली तक की गतिविधियां तय कर रखी थी। जी अब जल्द ही मोर्चा की फिर से बैठक बुलाई जा सकती है। जी इसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। किसानों ने कहा है कि यह पता नहीं था कि इस बार की होली यहां बीतेगी, मगर अब चाहे कितनों भी त्योहार यहां पर बीत जाए, जब तक आंदोलन वापस नहीं होते हैं हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। जी सरकार चाहे कितना भी जोर लगा ले, हम यहीं पर डटे रहेंगे। जी किसानों ने कहा है कि वे रंगों से भी त्योहार मनाएंगे। हालांकि मन में बहुत दुख है कि उनको त्योहार के दिन परिवार की बजाय यहां रहना पड़ रहा है। जी हम अगर किसानों के हित के लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। एक किसान आंदोलनकारी ने बताया कि जिंदगी और जमीन बची तो फिर त्योहार तो मनाते रहेंगे, मगर अगर यही नहीं रहा तो फिर हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों होली के मौके पर गिफ्ट के तौर पर मिठाइयां और ड्राई फ्रूट लेकर जाते हुए तो लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन क्या किसी को ससुराल में गिफ्ट के तौर पर शराब ले जाते हुए देखा है? नहीं ना। तो फिर देखिए इस शख्स को जो शराब की बोतल लेकर उत्तर प्रदेश से पैदल बिहार के कैमूर जिला स्थित अपने ससुराल जा रहा था, लेकिन तभी मोहनिया में जांच के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जी पुलिस ने 15 पीस शराब की बोतल के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, गिरफ्तार राजेश यादव उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला है, जो अपना ससुराल बिहार आ रहा था। दोस्तों केंद्र सरकार होली के बाद देश के लगभग 11 करोड़ 74 लाख किसानों को खुशखबरी देने वाली है। जी हां, अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो फिर आपके खाते में जल्द ही पैसे आने वाले हैं। जी हां, सरकार होली के बाद पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी करेगी, यानी कि अप्रैल में जारी करेगी। जी हां, यह किस्त अप्रैल महीने में किसी भी समय आपके खाते में आ सकती है। दोस्तों इंसान अपनी जिजीविका के दम पर कुछ भी कर सकता है। जी हां, अगर मन में लगन और फिर जज्बा हो तो फिर इंसान के सामने किसी भी चुनौतियां आए उसके कदम नहीं रुकते। जी ऐसा ही कुछ ब्राजील के एक शख्स की कहानी है। यह शख्स उल्टे सिर के साथ पैदा हुए थे, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, और उनके जन्म पर डॉक्टर्स ने कहा है कि वे 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। जी हाँ, पर आज वे अपने मजबूत इरादे की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। जी हाँ, क्लॉडियो वेराडे ओलिवेरा नाम के इस शख्स का जन्म ब्राजील के मोंटे कार्लो में हुआ था। यह जन्म के समय क्लॉडियो का सिर उल्टा होने के साथ साथ पूरा शरीर भी मुड़ा हुआ था। जी और डॉक्टरों को भी उनकी जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी।
पर तमाम मुश्किलों को पार करते हुए क्लॉडियो अब एक अकाउंटेंट होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुकी हैं। जी हां, क्लॉडियो की मां का कहना है कि उन्होंने बचपन से ही उसे अपने दूसरे बच्चों की तरह ही देखा। जी हां, उसे अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की पूरी आजादी दी। जब क्लॉडियो का जन्म हुआ तो फिर उन्हें कई दिक्कतें आई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी मां को सलाह दी थी कि उन्हें खाना पीना बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इनकी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन इन सब कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए क्लॉडियो एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बने। जी वे टीवी देखते हैं, फोन ऑपरेट करते हैं और वे सारे काम करते हैं जो एक साधारण इंसान करता है। जी हां, क्लॉडियो की सफलता उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है जो छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना जीवन समाप्त करने जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास नौकरी नहीं है या फिर अपनी बोरिंग नौकरी से उब चुके हैं, अधिक पैसे कमाने के लिए अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन निवेश करने के लिए अधिक पैसे नहीं है, तो फिर हम आपको बता रहे हैं कि आप कम पैसे खर्च करके मोटी रकम कैसे कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा आइडिया है खेती। जी अब सवाल है कि खेती में क्या करें, तो फिर बात करें कि इसके लिए आपको खीरे की खेती करनी होगी। इससे आपको कम समय में अधिक से अधिक पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि खीरे की खेती का कारोबार कैसे करें। इस फसल का समय चक्र 60 से 80 दिनों में पूरा हो जाता है। वैसे तो खीरा गर्मी के मौसम में होता है, परंतु वर्षा ऋतु में खीरे की फसल अधिक होती है। फरवरी माह का दूसरा सप्ताह खीरे की बुआई के लिए सर्वश्रेष्ठ है। खीरे की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए अच्छे जल निकास वाले दोमट एवं बलुई दोमट भूमि उत्तम मानी जाती है। खीरा की खेती के लिए भूमि का पीएच 5.5 से 6.8 तक अच्छा माना जाता है। खीरे की खेती नदियां तालाबों के किनारे भी की जा सकती है। यूपी के एक किसान दुर्गा प्रसाद, जो कि खीरे की खेती करके लाखों में कमा रहे हैं, वो कहते हैं कि खेती में मुनाफे कमाने के लिए अपने खेतों में खीरे की बुआई की और मात्र 4 महीनों में 8 लाख रुपए कमाए। उन्होंने अपने खेतों में नीदरलैंड के खीरे की बुआई की थी। दुर्गा प्रसाद के मुताबिक नीदरलैंड से इस प्रजाति खीरे के बीज मंगवाकर बुआई करने वाले पहले किसान हैं। सबसे अहम बात है कि इस प्रजाति के खीरे में बीज ही नहीं होती है, जिसकी वजह से खीरे की मांग बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में खूब रहती है। दुर्गा प्रसाद बताते हैं कि उद्यान विभाग से 18 लाख रुपए की सब्सिडी लेकर खेत में ही शेड नेट हाउस बनवाया गया था। सब्सिडी लेने के बाद भी खुद से 6 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। इसके अलावा उन्होंने नीदरलैंड से 72,000 रुपए के बीज मंगवाए। बीज बोने के 4 महीने बाद उन्होंने 8 लाख रुपए की खीरे बेची। इस खीरे की खासियत यह है कि इसकी कीमत आम खीरों के मुकाबले 2 गुनी तक होती है। जहां देसी खीरा 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, वहीं नीदरलैंड के बीज वाला खीरा करीब 40 से 45 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। हालांकि सभी तरीके की खीरों की साल भर डिमांड रहती है। मार्केट के लिए आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं, यानी कि सोशल मीडिया से आप सीख सकते हैं कि कैसे इसकी खेती की जाए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर धार्मिक तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हुए नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बेगम यानी कि ममता बनर्जी बेगम को ईद पर ईद मुबारक कहने की आदत है, तो वे आज होली पर भी होली मुबारक कहती है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और टीएमसी सरकार में मंत्री रह चुके अधिकारियों ने मतदाताओं को आगाह करते हुए कहा कि अगर वे बेगम को वोट करेंगे तो फिर बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। जी हां, यह कहना है शुभेंदु अधिकारी का। जी हां, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनती है, ममता बनर्जी जीतती है, तो बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी ईद पर ईद मुबारक कहती है और वह उनकी आदत में रहा है, तो वह होली पर भी लोगों को होली मुबारक कहती है। बेगम को वोट ना दे, यानी कि ममता बनर्जी को वोट ना दे, अगर आप बेगम को वोट देंगे तो यह मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, यहां मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव में मुकाबला देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच हो रहा है। जी हां, बीजेपी सत्ता को बरकरार रखना चाहती है और कांग्रेस सत्ता का स्वाद चखना चाहती है। और कांग्रेस ने यहां ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के साथ गठबंधन कर लिया है। जी हां, असम के मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के सभी नेता इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। जी हां, सत्तारूढ़ पार्टी AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को असम के लिए खतरा बता रही है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी एक रैली में बदरुद्दीन अजमल पर लैंड जिहाद का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान नहीं बनने दिया जाएगा। अगर कांग्रेस और AIUDF की सरकार असम में बनी तो फिर वे घुसपैठियों के लिए सभी दरवाजे खोल देगी, क्योंकि यही उनका वोट बैंक है। पीएम मोदी ने भी विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस ने एक ऐसे दल के साथ हाथ मिलाया है जो घुसपैठियों के दम पर बना और फिर विकास हुआ, विकसित हुआ। यह दल वोट के लिए किसी को भी धो सकता है। जिस शख्स की हर तरफ इतनी चर्चा है, तो सवाल यह भी है कि आखिर AIUDF
प्रमुख बदरुद्दीन अजमल है कौन? जी, बदरुद्दीन अजमल किसी राजनेता से ज्यादा कारोबारी के रूप में जाने जाते थे। अजमल परफ्यूम के नाम से उनका दुनिया के कई देशों में इत्र का करोड़ों रुपए का कारोबार फैला हुआ है। जी हां, अजमल असम के होजाई के गोपाल नगर में पैदा हुए और फिर दारुल उलूम देवबंद से इस्लाम और अरबी की फाजिले देवबंद तक पढ़ाई की। जी हां, अजमल बड़े कारोबारी हैं जिनका व्यवसाय रियल एस्टेट, चमड़ा उद्योग समेत स्वास्थ्य, कपड़ा और शिक्षा क्षेत्र तक फैला हुआ है। जी हां, अजमल फाउंडेशन के अंतर्गत वे कई कॉलेज, मदरसे और अनाथालय चलाते हैं। वे अपने गांव में एक सुपर स्पेशलिटी वाला अस्पताल भी बनवा चुके हैं। बदरुद्दीन अजमल अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। जी हां, अब सवाल यह है कि आखिर बदरुद्दीन अजमल की असम की राजनीति में क्या अहमियत है? तो दरअसल असम में मुस्लिम आबादी करीब 30 से 35% है, जिनकी बीच बदरुद्दीन अजमल काफी प्रभावी है। उन्होंने 2005 में अपनी पार्टी AIUDF का गठन किया था, जी हां, जिसके बाद 2006 में उनकी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीत दर्ज की। बदरुद्दीन अजमल को दक्षिणी सालमरा और जमुनामुख विधानसभा सीटों से बड़े अंतर से जीत मिली। बदरुद्दीन अजमल धुबरी लोकसभा सीट से 2009 का चुनाव जीतकर सांसद बने। जी, इसके बाद वे लगातार 3 बार जीतकर सांसद बन चुके हैं। जी हां, 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बदरुद्दीन अजमल को राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ा। जी, 2014 में उनकी पार्टी को असम में 14 में से सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली थी। जी हां, जहां 2011 के विधानसभा चुनाव में AIUDF के 18 विधायक जीते थे, वही 2016 में पार्टी को सिर्फ 13 सीटों पर जीत मिली। 2019 के चुनाव में पार्टी की स्थिति बदतर हालात में पहुंच गई और पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। दोस्तों, दुनिया भर के लोग सबसे जहरीला सांप को मानते हैं, लेकिन धरती पर इससे भी खतरनाक जहर वाले जीव पाए जाते हैं। जी हां, आपको शायद नहीं मालूम है, हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीव की खोज की है जो किंग कोबरा से भी ज्यादा जहरीला है और इसके जहर का कोई तोड़ भी नहीं है। जी हां, यह जीव है एक मछली जिसे पफर फिश के नाम से जाना जाता है। जी हां, अब आप सोच में पड़ गए होंगे न कि देश में करोड़ों लोग मछली का सेवन करते हैं। जी हां, डॉक्टर्स भी ब्रेकफास्ट और लंच में मछली खाने का सलाह देते हैं। फिर भला एक जल जीव इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? जानकारी के अनुसार सामान्य तौर पर पेपर फिश जापान, चीन, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस और मैक्सिको में पाई जाती है, जिसके जहर का कोई तोड़ नहीं है। जी हां, इस मछली की आंखें देखने में बेहद डरावनी लगती है और इसे कई लोग ब्लो फिश के नाम से भी जानते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार पफर फिश प्रजाति की मछलियों में टेट्राडोटॉक्सिन नाम का खतरनाक जहर होता है, जो कि साइनाट से 1200 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। जी हां, विशेषज्ञ बताते हैं कि एक छोटी सी परफिश में इतनी भी जहर होता है जिससे 30 वयस्क मनुष्यों की जान जा सकती है। जी हां, और इससे बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगर आप इसके शिकार में आ जाते हैं तो फिर आपकी दुनिया वहीं तक लास्ट है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मीठी क्रांति का जिक्र किया। जी हां, दरअसल उन्होंने इससे जुड़ी बातें अनायास ही नहीं की। जी हां, भारत ने विश्व के 5 सबसे बड़े शहद उत्पादक देशों में अपना स्थान बना लिया है, जिसके कारण उन्होंने मीठी क्रांति की बात की। शहद उत्पादन से किसानों की आय बढ़ सकती है। जी हां, इसको लेकर लोगों ने बखूबी समझा। इसीलिए देश में शहद का उत्पादन 2005-06 की तुलना में 242% तक बढ़ गया है। जी हां, सालाना हम करीब 1.25 लाख टन शहद का उत्पादन कर रहे हैं। जी हां, हम अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में सालाना 6 करोड़ रुपए से अधिक का शहद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि बेचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन से भी जुड़े। यह किसानों की आय भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा। जी हां, फार्मा सेक्टर और फूड इंडस्ट्री में भी लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। निर्माण कार्य के लिए बिहार के कई संस्थानों के साथ साथ जिले के लोग भी दान में अपना योगदान दे रहे हैं। खबर के मुताबिक राम मंदिर बनने के लिए पटना के हनुमान मंदिर ने 5 करोड़ रुपए की राशि 5 सालों में देने का फैसला किया है। जी हां, वहीं बिहार में सबसे ज्यादा दान देने वाले जिलों में पटना जिला पहले नंबर पर है, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा दान दिया है। पटना जिले ने 6 करोड़ 25 लाख 15,359 रुपए का दान दिया है। भागलपुर जिले ने 1 करोड़ 66,14,295 का दान दिया। आरा जिले ने 1 करोड़ 11,52,056 रुपए का दान दिया। औरंगाबाद जिले ने 1 करोड़ 27,94,835 का दान दिया। गया जिले ने 1 करोड़ 30,89,909 रुपए का दान दिया है।
दोस्तों, किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने पारंपरिक खेती से हटकर औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती करने की प्रेरणा दे रही है। जी औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती से किसानों को अधिक आय मिलेगी, यानी कि अधिक कमाई होगी। जी किसानों का रुझान इस दिशा में हो, इसके लिए जिला बागवानी मिशन ने जिले में 80 हेक्टेयर में औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें मेंथा, लेमन ग्रास, सेंतोलेना आदि की खेती शामिल है। जी मुख्य बात यह है कि इस पर सरकार किसानों को 50% अनुदान दे रही है। दोस्तों, पशुओं के लिए चारा की खेती अब खेतों में नहीं बल्कि बगैर मिट्टी वाली ट्रे में किया जाएगा। जी उसमें उन पशुपालकों को काफी लाभ होगा जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। जी बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी कि BAU सबौर इस पर शोध कर रहा है, जिसमें बगैर मिट्टी के जल संवर्धन विधि से चारा उत्पादन करने की तैयारी की जा रही है। परियोजना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इसे हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहते हैं। जी इस विधि से चारे की फसल लगाने के लिए कृत्रिम तापक्रम वाला शेड बनाया जाएगा। प्लास्टिक की ट्रे में करीब 1 किलो अंकुरित बीज डालने पर 1 सप्ताह में 7 से 8 किलो हरा चारा मिल जाएगा। जी फसल की ऊंचाई 1 फीट होगी। बहुत जल्द इसका मॉडल तैयार हो जाएगा। यह फसल की जड़ें ट्रे में एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी, जिससे पौधे खड़े रहेंगी। यह छोटे स्तर पर 5-6 पशुओं के लिए प्रतिदिन 2 से 2.5 किलो चारा का उत्पादन किया जा सकेगा। पहली ट्रे का चारा समाप्त होते होते दूसरे ट्रे में फसल तैयार हो जाएगा। यह दूसरे ट्रे का फसल काटते वक्त पहले ट्रे में फसल तैयार होने लगेगा। यह बड़े स्तर पर उत्पादन करना चाहते हैं तो फिर प्रतिदिन 1000 किलो तक चारा मिल सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से एक अजब गजब मामला सामने आया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ा ही गजब मामला सामने आया है। आप भी जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, यहाँ 7 दूल्हे एक ही दुल्हन से शादी करने के लिए उनके घर पहुंचे, लेकिन कोई भी दुल्हन से शादी नहीं कर पाया, क्योंकि जहां दूल्हे शादी करने पहुंचे थे वहां ना तो कोई दुल्हन थी और ना ही दुल्हन के घर वाले। जी घंटों इंतजार करने के बाद सभी दूल्हे अपने साथ हुए धोखे की शिकायत पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचे। जी कोलार पुलिस ने इस मामले में शादी करने वाले संस्था के प्रबंधन पर फर्जीवाड़े का केस दर्ज कर लिया है। जी आपको बता दें कि सभी दूल्हों से शादी करवाने के नाम पर 20-20 हजार रुपए ऐंठे गए थे। भोपाल में सगुन जन कल्याण सेवा समिति नाम की संस्था है जो लोगों की शादी करवाने के नाम पर अब तक उनसे लाखों रुपए की ठगी कर चुकी है। जी दरअसल यह संस्था गरीब लड़कियों की शादी कराने के नाम पर यह पूरा धंधा चला रही थी। इस संस्था ने 25 मार्च को 7 दूल्हों की शादी करवाने की बात कही थी और इसके लिए लड़कों के परिवार वालों से 20-20 हजार रुपए लिए थे। 25 मार्च को जब दूल्हे तय समय पर शादी करने पहुंचे तो फिर देखा कि ससुराल में ताला लटका हुआ है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब संस्था को दुल्हन पक्ष के लोगों को फोन मिलाया गया तो फिर कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला। जी ऐसे में ये पीड़ित अपनी शिकायत लेकर थाना पहुंचे। जी कोलार थाना के TI चंद्रभान ने बताया कि शहर के 7 लोगों ने एक संस्था सगुन जन कल्याण सेवा समिति के नाम से शिकायत दर्ज कराई है। ये शादी करने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह संस्था बड़ी ही चतुराई से अपना प्रचार करती थी। ये शहरों, कस्बों, गांवों में संस्था के नाम पर पर्चे बांटे जाते थे और फिर लोगों को कोलार के विंटेज कुंज में स्थित अपने ऑफिस बुलाते थे। जी हां, वहां संस्था के लोग बताते थे कि वे गरीब बच्चों की शादी करवाते हैं। जी पुलिस ने बताया कि उन्हें इस मामले में 2 आगरा, 1 शिवपुरी और 1 भिंडी से शिकायत मिली है। जी पुलिस ने प्राथमिक जांच में पता चला है कि संस्था के संचालक कुलदीप तिवारी और उसकी पत्नी रोशनी तिवारी है। जी रोशनी तिवारी लड़कियों की मां बनकर लोगों को ठगती थी। इस फर्जीवाड़े को लेकर पुलिस ने केस दर्ज करवा लिया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने हाल के वर्षों में यानी कि हाल के सालों में यूपी और बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी सोशल इंजीनियरिंग का कमाल दिखाया है। इस इंजीनियरिंग की मुख्य बात है कि ओबीसी या फिर एससी ब्लॉक को मजबूत बनाने वाले छोटे जातीय समूहों को अपनी ओर खींचना, जिससे मिसाल के तौर पर यादव नेतृत्व वाला ओबीसी ब्लॉक या फिर जाटव नेतृत्व वाला एससी ब्लॉक कमजोर हो जाता है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने यूपी में अपना दल के सोनेलाल पटेल और फिर बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी जैसे जाति पर आधारित अनेक छोटे दलों से चुनावी साझेदारी की। जी अब 5 राज्यों में चुनाव में भी पार्टी की रणनीति में सोशल इंजीनियरिंग पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। जी बीजेपी की इस रणनीति को पहली बार आजमाया गया था कर्नाटक में। जी कर्नाटक के मौजूदा सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा ने इस टेक्निक को अपनाया था। उन्होंने ही उन वर्गों को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू की जिन्हें पिछले कांग्रेस सरकार में कोई फायदा नहीं मिला था। इसी नीति की बदौलत येदियुरप्पा 2008 में कर्नाटक
कर्नाटक में अकेले अपने दम पर बीजेपी को सत्ता में वापस लाए थे। इस जीत के साथ दक्षिण में बीजेपी का खाता खुल गया था। इस रणनीति के तहत येदियुरप्पा सरकार ने उत्तरी कर्नाटक के जिलों में एक छत्र राज कर रहे कांग्रेस को ध्वस्त करने के लिए अनुसूचित जाति के मादिगारू समुदाय को अपने पाले में मिलाया है। मादिगारू समुदाय बल संख्या में होलियारू से तो ज्यादा है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उनसे पिछड़े हुए हैं। उन्होंने मादिगारू समुदाय की उपजातियों से आने वाले उम्मीदवार खड़े किए और उन्हें अच्छी तरीके से संगठित होने में मदद की। फिर उनसे उत्तरी कर्नाटक के सबसे बड़े और वर्चस्व वाले जातीय समुदाय लिंगयातों की मदद करने को कहा गया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।